हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ लिसनर्स। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नंदिनी सहकार योजना? नंदिनी सहकार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कहता है टू रिड्यूस लोन्स टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकार सभी सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन कहता है टू प्रोवाइड लोन्स टू ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन कहता है टू प्रमोट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, कृषि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तीसरा कहता है टू असिस्ट वुमेन कोऑपरेटिव्स इन बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटीज, व्यवसाय आधारित गतिविधियों में महिला सहकारी समितियों की सहायता करना। चौथा ऑप्शन कहता है टू ऑफर सब्सिडीज टू रूरल कोऑपरेटिव्स, ग्रामीण सहकारी समितियों को सब्सिडी प्रदान करना। इसका आंसर जो है वो 3 है, टू असिस्ट वुमेन कोऑपरेटिव्स इन बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटी, महिला व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों में महिला सहकारी समितियों की सहायता करना इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। नंदिनी सहकार योजना डिजाइन की गई है महिलाओं के सपोर्ट के लिए। जो महिलाएं बिजनेस करती हैं, बिजनेस मॉडल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन कर सकें, उनको सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा, तो महिला सशक्तिकरण जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। दिस स्कीम aims to provide socio-economic status of women by fostering entrepreneurs dynamism through cooperative structure। इसका मतलब है कि इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है समाज में उसको ऊंचा करना, यानी कि उसमें सुधार करना। और वो कैसे होगा? तो उनको जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू जितने भी उद्यमिता है, यानी कि जो व्यवसाय है, उसमें उनकी भागीदारी को बढ़ाने के बाद इस उद्देश्य जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें महिलाओं के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो है सामाजिक आर्थिक स्टेटस में उनके बदलाव आएगा और वो भी आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैच द वेटलैंड्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेटलैंड को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करना है। पहला है चिल्का झील, पहला है चिल्का झील जो कि लोकेटेड इन केरला है। दूसरा है लोकटक झील जो कि फर्स्ट इंडियन रामसर साइट है। जो कांवर लेक है, पोर्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर। वेम्बनाड कोले वेटलैंड है जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसको मैच करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि एक का जो है आपको बी। चिल्का झील जो है वो पहला रामसर साइट है। दूसरा आपको हो जाएगा डी, लोकटक झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है। तीसरा हो जाएगा आपको मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। चौथा वेम्बनाड कोले तो केरल में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिल्का लेक was the first Indian wetland designated as a Ramsar site in 1981। 1981 में रामसर साइट का दर्जा चिल्का झील को मिला था, जो कि पहला भारत का वेटलैंड है। लोकटक लेक इज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। लोकटक जो वेटलैंड है उसको रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो दर्जा मिला हुआ है। कांवर लेक जो है वो पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया फ्लाईवे, कांवर लेक जो है वो सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का पार्ट है। वेम्बनाड कोले वेटलैंड जो है वो केरला में है। वेम्बनाड कोले वेटलैंड जो है वो केरला में है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
Which phenomena describe the movement of tropical marine species toward the poles due to rising sea temperature? कौन सी घटना समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवों की ओर उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियों की आवाजाही का वर्णन करती है? डेस ट्रॉपिकलाइजेशन उष्णकटिबंधीकरण, ओशिन फर्टिलाइजेशन महासागर निषेचन, पोलर एम्प्लीफिकेशन ध्रुवीय प्रवर्धन, मैरीन हीटवेव्स समुद्री उष्ण तरंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकलाइजेशन यानी कि उष्णकटिबंधीकरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीकरण एक शब्द है जो जिसका इस्तेमाल होता है समुद्री जीव के बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलन को वर्णित करने के लिए। आंदोलन का मतलब यहाँ होता है कि उनके आजीविका यानी कि जो उनका जो पारिस्थितिक तंत्र है, हैबिटेट जिसको बोलते हैं, उसका जो उसमें जब बदलाव आता है तो उसको वर्णित करने के लिए उष्णकटिबंधीकरण का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र तापमान के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। अब जैसे भूमध्य रेखा में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका जो आवास है वो चेंज होगा और वो ध्रुवों की तरफ यानी कि वो ऐसे स्थानों पे जाएंगे जहां उनके लिए जलवायु और जीवन लायक परिस्थितियां जो है वो अनुकूल होंगी। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये घटना जो है वो मेनली ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और जो पारिस्थितिक तंत्र जो है समुद्र में बर्फ पिघल रहा है जिससे वहाँ का जल स्तर जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियां उच्च अक्षांशों की ओर अपना दायरा बढ़ाती हैं, जबकि समशीतोष्ण प्रजातियां पीछे हटती हैं। इस बदलाव का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। खाद्य जाल प्रजातियों के आपसी संपर्क में बदलाव हो रहा है और संभावित रूप से मत्स्य पालन और तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक पारिस्थितिक तंत्र से वहाँ की प्रजातियां दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाएंगी तो उन दूसरे जो दूसरी प्रजातियां हैं उनके आवासों का अधिग्रहण होगा और पहली प्रजाति जो हैं वहाँ उनका नाश करेंगी और इनका खुद का विनाश होगा। तो उससे जो खाद्य जाल है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इससे जो है काफ़ी जो है नुकसान होगा। उष्णकटिबंधीकरण समुद्री जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों का एक स्पष्ट संकेत है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है उसका ये एक उदाहरण है। उष्णकटिबंधीकरण हमारे महासागरों में इन परिवर्तनों को कम करने और उनके अनुकूल होने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक नीति बनानी पड़ेगी ताकि उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके, इस पर ये जोर डालता है। अगला प्रश्न है, मैच द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट्स ऑन मैरीन इकोसिस्टम। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर उनके संगत प्रभाव से मिलान कीजिए। पहला है कोरल ब्लीचिंग, दूसरा है प्रोकैरियोटिक डोमिनेंस यानी कि प्रोकैरियोटिक प्रभुत्व, तीसरा है ओशिन फर्टिलाइजेशन, चौथा है सेडिमेंटेशन और साधन। पहला का इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक का सी हो जाएगा। एक का सी यानी कि कोरल ब्लीचिंग जो है वो रिजल्ट फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी फ्रॉम कोरल। दूसरा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक डोमिनेंट, इसका आंसर हो जाएगा मेनी रेड्यूस फिश पॉपुलेशन एंड कार्बन एब्जॉर्बशन। तीसरा है ओशिन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओशिन फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब्स प्लांटेड। चौथा हो जाएगा सेडिक्शन और इसका हो जाएगा हिंडर फोटोसिंथेसिस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी इन कोरल। कोरल में सहजीवी शैवाल के प्रकाश संश्लेषण पर में बाधा डालता है, ये इसका हो जाएगा। तो ये आपको कोरल ब्लीचिंग का हो जाएगा आपका सी यानी कि ये,
और प्रोकैरियोटिक का हो जाएगा आपको डी, तीसरा का हो जाएगा आपको बी, और चौथा का हो जाएगा ए। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरल ब्रिज जो है वो रिजल्ट है एक्सपल्सन ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। कोरल से सिम्बायोटिक एल्गी के एक्सपल्सन का परिणाम है कोरल ब्रीचिंग। प्रोकैरियोटिक डोमिनेंट्स जो है वो आपको फिश पॉपुलेशन, जो समुद्र में फिश पॉपुलेशन है उसको कम कर सकता है, और समुद्र की जो कार्बन एब्जॉर्बेशन क्षमता है उसको भी कम कर सकता है। ओशियन फर्टिलाइजेशन जो है वो आपको इन्वॉल्व होता है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ कार्बन एब्जॉर्बिंग प्लैंकेट। सेडिमेंटेशन हिंडर्स फोटोसिंथेसिस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गे इन कोरल। ठीक है, अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नंदनी सहकार योजना। नंदनी सहकार योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट विथ नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। यह योजना बिना किसी न्यूनतम या अधिकतम सीमा के वित्तीय सहायता प्रदान करती है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। यह विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के लिए तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द स्कीम includes a component for capacity development and project formulation। इस योजना में क्षमता विकास और परियोजना निर्माण के लिए एक घटक शामिल है। Which of the above statement are correct? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3। ठीक है, 1 सही है और 3 सही है, 2 जो है वो गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। नंदनी सहकार योजना ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता करता है, विथ नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। इसमें कोई कैप नहीं है कि आप इतना तक ले सकते हैं और इतना से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एंड इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ये दोनों शामिल करता है। Statement 2 is incorrect because the scheme is not limited to cooperative registered under the Company Act. It is also available to cooperative registered under the state or center. इसमें क्या है कि जो स्कीम है वो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनको ही मिलेगा, जो स्टेट सोसाइटी और सेंट्रल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।